हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। और हम तैयारी कर रहे हैं मुख्य सेविका परीक्षा की। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंतः एवं अंतर पीढ़ीय संघर्ष जातिवाद। तो चलिए देखते हैं। अतः एवं अंतर पीढ़ीय संघर्ष क्या है? जब हम देखते हैं कि एक ही पीढ़ी के लोग होने के बाद भी उनमें आपसी विचारों के तालमेल का अभाव हो तो उनमें इस कारण संघर्ष की स्थिति बन जाए तो उसे अतः एवं अंतर पीढ़ीय संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक ही पीढ़ी के लोग होने के बाद, यानी कि एक ही पीढ़ी के लोग हैं और उसके बाद क्या है, उसके बाद उनमें आपसी विचारों के तालमेल का अभाव हो तो इस कारण संघर्ष की स्थिति बन जाए तो उसे अतः पीढ़ीय संघर्ष कहते हैं। यानी कि जब विचारों का तालमेल नहीं होता, आपस में विचार नहीं मिलते तो क्या होता है, तो उसी स्थिति को हम अंतःपीढ़ीय संघर्ष कहते हैं। जबकि अंतरपीढ़ीय संघर्ष हमारा अलग होता है। देखते हैं उसमें क्या है। उसमें है हमारा अंतरपीढ़ीय संघर्ष से तात्पर्य जब दो अलग अलग पीढ़ी के लोग हों। यानी कि अंतःपीढ़ीय में था कि एक ही पीढ़ी के लोग हों और उनमें आपसी तालमेल ना हो। और अंतरपीढ़ीय में क्या आया? अंतरपीढ़ीय में आया जब दो अलग अलग पीढ़ी के लोग हों और उनके आपस में विचार ना मिले तो उसे हम अंतरपीढ़ीय संघर्ष कहते हैं। जीएस धुरिये ने क्या कहा है? अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित है। जीएस धुरिये ने कहा है कि अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतः ऐसी स्थिति होती है जो संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होती है। यानी कि उसमें मनुष्य के दिमाग में टेंशन हो जाती है, तनाव हो जाता है और विचारों का और उसके तर्क और वितर्क होने लगते हैं उसके दिमाग में और उनमें आपस में संघर्ष होने लगता है। तो अंतरपीढ़ी संघर्ष में जीएस धुरिये ने यही बताया है कि पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है, यानी कि टेंशन देता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रकार अंतः एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष को हम समझ सकते हैं। अब हम इसके कारण देख लेंगे कि इसके कारण क्या हैं। इसके हमारे मनोवैज्ञानिक कारण हैं और फिर सांस्कृतिक कारण, ऐतिहासिक कारण भी हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, भौतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक और राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, ये सारे हमारे इसी में आते हैं। यानी कि अंतः व अंतरपीढ़ी संघर्ष को जो प्रभावित करते हैं वे हमारे ये सभी कारण होते हैं। अब हम देखेंगे इनको डीपली कि कैसे हमारे मनोवैज्ञानिक कारण हुए और कैसे हमारे सांस्कृतिक कारण हुए, कैसे हमारे भौतिक कारण हुए, कैसे हमारे सांस्कृतिक कारण हुए। इन सभी के बारे में हम विस्तार से जान लेंगे। मनोवैज्ञानिक कारण क्या होते हैं? हमारे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जो हमारे दिमाग पर इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे मन पर इफ़ेक्ट करते हैं। वे सभी कारण हमारे मनोवैज्ञानिक कारणों में आ जाते हैं। और आर्थिक और राजनीतिक कारण भी इसी तरह होता है। सामाजिक कारण हमारे समाज से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको इनको डीपली भी बता देंगे कि कैसे कैसे ये सारे कारण होते हैं। तो कितने कारण हुए सबसे पहले जान लेंगे। मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौतिक, सामाजिक, धार्मिक,
और आर्थिक और राजनीतिक कारण भी होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में। मनोवैज्ञानिक कारणों में हमारे ऐसे कारण आ जाते हैं जो हमारे मन से संबंधित होते हैं, जो हमारे दिमाग पर इफेक्ट करते हैं, जो हमारे विचारों से संबंधित होते हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं और हमें एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। यानी कि विचारों का ऐसा इफेक्ट जो हमारे मन पर हो, तो उसे हम मनोवैज्ञानिक कारणों की श्रेणी में रखेंगे। ऐसे ही आता है हमारा ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में क्या होगा? ऐतिहासिक कारण में होगा कि कई बार क्या होता है कि पुरानी परंपराएं चली आती हैं और पुरानी परंपराओं की वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और वह पुरानी परंपराओं को नहीं मानता, लेकिन उस पर थोप दी जाती है, तो क्या करेगा? मानने पर वह मजबूर हो जाएगा। तो ये हमारे ऐतिहासिक कारणों में आता है। भौतिक कारणों में क्या आता है? भौतिक कारणों में आता है हमारा, जैसे कि हमारी बनावट, वेशभूषा, खान पान आदि के प्रकार आ जाएंगे। और फिर आता है हमारा सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में क्या आएगा? एक समूह के लोगों का दूसरे लोगों के समूह से जो जीवन स्तर होता है वह भिन्न होता है। जैसे कि देश में हिंदू मुसलमानों के बीच सर्वदा तनाव बना रहता है। आपने देखा होगा कि कई बार दंगों की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब क्या होता है? ये सब हमारे सामाजिक कारणों में आ जाता है कि उनकी वेशभूषा अलग, हमारी अलग है, हमारा धर्म अलग हुआ, उनका अलग हुआ, उनके भगवान जी दूसरी तरह के दूसरे रूप में पूजते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो इस तरह। और ऐसे हमारा धार्मिक कारण आ जाता है। धार्मिक कारण में क्या आता है? चलो इसको भी देख लेते हैं। यह है धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारणों में क्या आएगा? अलग अलग धर्म के लोग आ जाएंगे और उनके बीच की स्थिति या से जो भी उनके दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है वे सब हमारे धार्मिक कारणों में आ जाएंगे। फिर आता है सांस्कृतिक। इसमें भाषा, साहित्य, रहन सहन और जो हमारी पुरानी प्रथाएं होती हैं जो पहले से चली आ रही हैं और नई पीढ़ी उनको एक्सेप्ट करने में तनाव में रहती है कि हम इसको कैसे माने, पुराने विचार हैं, आज का ज़माना ऐसा नहीं है, तो इस तरह उनके बीच में तनाव रहता है। आर्थिक और राजनीतिक कारण भी होते हैं। वो कैसे होते हैं? ये सांस्कृतिक भी हमने आपको समझा दिया, मनोवैज्ञानिक भी समझा दिया। अब आर्थिक और राजनीतिक कारणों पर चलते हैं। ये होते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक मामलों को लेकर विभिन्न समूह में तनाव रहता है कि हम तो इसी समूह को वोट देंगे, हम तो इसी जाति को वोट देंगे, या हम तो अलग हैं, हमारे तो ऐसे समूह हैं। तो इस तरह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख लेंगे अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण क्या क्या हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में सबसे पहले क्या आता है? आधुनिक शिक्षा। यानी कि आज की जो शिक्षा है वो आधुनिक युग की शिक्षा है, और उसमें क्या होता है कि पुरानी परंपराओं को ज़्यादा महत्व ना देकर बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होगा, उसकी एजुकेशन कैसे होगी, उसे किस तरह गाइडेंस दी जाए, इस चीज़ पर फोकस रहता है। तो आधुनिक शिक्षा की वजह से अंतरपीढ़ी संघर्ष ज़्यादा हो गया है। यानी कि पुराने विचारों के आदमी उनसे बच्चों के विचार नहीं मिलते, उन्हें आज की वेशभूषा पसंद नहीं आती पुराने लोगों को, तो वह बच्चों को रोकते टोकते हैं, तो क्या होता है? उनके बीच तनाव हो जाता है। ऐसे ही आ जाता है राजनीतिक चेतना। यानी कि आज की पॉलिटिक्स को तो आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह की है। हर बच्चा नेता बनना चाहता है, तो पॉलिटिक्स की वजह से भी अंतरपीढ़ी संघर्ष फैलता है। दोषपूर्ण समाजीकरण होता है हमारा कि ये इस जाति का है, ये समूह का है, हम इससे अलग हैं, ये हमारा कभी नहीं हो सकता। तो इस तरह दोषपूर्ण समाजीकरण भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। फैमिली प्लानिंग भी इसका कारण बनती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह बड़ों के संस्कार कहीं लुप्त से होते जा रहे हैं, तो यह भी इस पर प्रभाव डालती है। औद्योगिकरण, गांव की पुरानी चीज़ों को छोड़कर, पुराने व्यवसायों को छोड़कर लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं।
और पश्चिमी सभ्यता की ओर दौड़ रहे हैं, तो क्या होता है, उससे जब जहाँ पर रहने लगते हैं, जो भी सीखने लगते हैं, तो थोड़ा मॉडर्न हो जाते हैं, तो औद्योगिकरण भी इस पर बढ़ावा देता है। ऐसे ही नैतिकता का स्वरूप बदल रहा है। नैतिकता का स्वरूप भी इस पर बहुत इफेक्ट डालता है कि पुराने समय में आपने देखा होगा नैतिक शिक्षा चलती थी, छोटे छोटे बच्चों को बाबा दादा कहानियाँ सुनाते थे, तो बच्चों का अच्छे से विकास होता था, बातों बातों में उन्हें समझा देते थे। लेकिन आजकल क्या है कि 12-13 साल के बच्चे होते ही बिगड़ने लगते हैं, अपने संस्कारों से बाहर जाने लगते हैं। तो इस तरह नैतिकता का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। और जो हमारी अदर कंट्री हैं उनकी तरफ भी बच्चों का झुकाव होता जा रहा है, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, दूसरे देशों की को अपनाते जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा अंग्रेज लोगों को यहाँ की वेशभूषा पहनते हुए, और वे बहुत खुश होते हैं। वृंदावन में भी आपने कई बार देखा होगा कि आपको काफ़ी देशों की लड़कियाँ जो मॉडलिंग भी करती हैं वो भी साड़ी में मिल जाएंगी, कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए मिल जाएंगी। लेकिन हमारे जो देश में है वो पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं, दूसरे देशों के कल्चर को अपना रहे हैं, जीन्स टी शर्ट इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। अब इसके परिणाम देखेंगे, परिणाम क्या है। परिणामों में आता है परिवार टूटना। जब दो लोगों के विचारों का तालमेल नहीं होगा तो परिवार टूटेंगे, दो पीढ़ियों के लोगों का मेल नहीं होगा तो भी परिवार टूटेंगे, तो इससे परिवार भी टूट रहे हैं। बुढ़ापे में परेशानी होती है, अपने माता पिता की ओर बच्चे ध्यान नहीं देते, उन्हें परेशान करते हैं, गालियाँ देते हैं, अपनी बातों को सही ठहराते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, 1-2 मंथ पहले की ही बात है कि एक लड़का अपने पिता को रिक्शा में बैठा कर रास्ते में छोड़ आया था, और उस भले आदमी ने, रिक्शा वाले ने, उसके पिता को थाने में पहुंचाया। तब पुलिस वालों ने इसकी फैमिली को बुलाया और उन्हें डांटा, तब उन्हें उनके साथ भेजा। तो अपने बड़ों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं, तो इस तरह बुढ़ापे में परेशानी होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। अपने बड़ों की हमेशा रेस्पेक्ट करो। फिर आता है हमारा शारीरिक और मानसिक विचारों में बढ़ोतरी, कि फिजिकली और मेंटली जो थिंग्स होती है, जो ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, वो चेंज होती रहती है। पुरानी जो होती है उसको डेवलप होती रहती है पुरानी थिंग्स, और शारीरिक और मानसिक रूप से विचारों में चेंज होते रहते हैं। ये इसके परिणाम है। अब स्वरूप देख लेंगे कि इसके स्वरूप क्या हैं। माता पिता और बच्चों के मध्य तनाव रहता है। माता पिता और बच्चों के मध्य तो तनाव रहेगा ही, जब दो पीढ़ी के लोगों का विचारों का तालमेल नहीं होगा तो तर्क वितर्क होगा। बच्चे अपनी बात को सही ठहराते हैं, माता पिता अपनी बातों को सही ठहराते हैं, तो इस तरह माता पिता और बच्चों के मध्य तनाव रहता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा नए पुराने विचारों का ना मिलना। जब नए और पुराने विचार नहीं मिलते तो ऐसे ही होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और परिवार टूटने लगते हैं। बच्चे अपनी बातों को सही ठहराते हैं, बड़े अपनी बातों को सही ठहराते हैं, और तीसरी पीढ़ी के लोग अपनी बातों को सही ठहराते हैं। स्कूल में भी टीचर स्टूडेंट के विचार नहीं मिलते। बच्चों को लगता है कि ये टीचर मेरे साथ पक्षपात कर रहा है या मुझ ज़्यादा ही कंट्रोल रखता है। तो इस तरह कुछ टीचर स्टूडेंट से और कुछ स्टूडेंट टीचर से विचारों का तालमेल नहीं कर पाते। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है जातिवाद। अब हम इसको समझेंगे कि जातिवाद क्या है। आजकल ये हमारे देश की प्रमुख समस्याओं में आता है और इसके बहुत ही विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ऐसे समझेंगे कि अपनी जाति के प्रति ईमानदारी, प्रेम, निष्ठा, अपने परिवार को ही अपनी जाति को ही अच्छा समझना, अपनी जाति के परिवार को ही अच्छा समझना, ये सब हमारा जातिवाद में आ जाता है। इसमें अन्य जातियों की तरफ हमारा व्यवहार इतना अच्छा नहीं रहता जितना अपनी जाति के प्रति रहता है। यानी कि हमें लगता है कि हमारी जाति के लोग अगर हमें कहीं पे मिल जाते हैं तो ये हमारे साथ लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। लेकिन क्या होता है
कि ना चाहते हुए भी अगर हमारी जाति का कोई भी व्यक्ति हमें बाहर कहीं भी मिल जाता है तो हमें अपनापन सा लगता है, जबकि दूसरी जाति का मिल जाता है तो उससे इतना अपनापन नहीं लगता। तो हमारी ये धारणा बन जाती है कि हमारी जाति ही अच्छी है और हमारा ही समूह अच्छा है। तो इस तरह जातिवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। काका कालेलकर के शब्दों में जान लेते हैं कि काका कालेलकर ने क्या कहा है। काका कालेलकर ने कहा है, जातिवाद अत्यधिक अंध और सर्वोच्च शक्ति का समूह है जिसमें सामाजिक मान्यताएं जैसे उचितता, समानता, सार्वभौमिकता और भ्रातृत्व की उपेक्षा की जाती है। काका कालेलकर ने क्या कहा है कि जातिवाद ऐसा समूह है जिसमें हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, ये हमारा समूह है, ये हमारे साथ न्याय ही करेगा। तो जैसे कि समानता, अन्य जाति के लिए हमारा समान भाव, उसकी उपेक्षा होगी। भ्रातृत्व, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस वाली धारणा की भी उपेक्षा की जाती है। तो क्या होता है, हमारी एक थिंग्स बन जाती है खुद की वजह से कि हमारी ही जाति के लोग अच्छे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जातिवाद क्यों विकसित होता है। आइए इसको भी समझेंगे। जातिवाद क्यों विकसित होता है। जातिवाद विकसित होने के कई कारण होते हैं। कैसे, जैसे कि विवाह संबंधी कारण हुए। इसमें क्या होगा कि अपनी ही जाति के लोगों में विवाह करेंगे, अपनी ही जाति, ऐसी परंपरा बन जाती है कि अपनी ही जाति में विवाह करना है। तो इस प्रकार विवाह के लिए जातिवाद कारण उत्पन्न हो ही जाते हैं। जातीय सम्मेलन की शुरुआत, यानी कि अपने ही जाति के बच्चों को बढ़ावा देना, उन्हें ही सम्मानित करना, अपने ही जाति के लोगों का इतिहास बताना, ऐसे सम्मेलनों की शुरुआत की वजह से भी जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। कुछ पुराने रीति रिवाज, पूर्वजों के व्यवसाय, किस जाति के लोग यह काम करेंगे, नाई है तो हेयर कटिंग ही करेंगे, वाल्मीकि है तो साफ सफाई ही करेंगे, ब्राह्मण है तो पूजा ही करेंगे। तो इस तरह के रीति रिवाज भी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण भी इसका एक प्रमुख कारण माना गया है। और फिर आ जाता है हमारा खान पान, सामाजिक कार्यों पर प्रतिबंध। जब ये होता है कि हम इस जाति के लोगों के साथ संबंध नहीं रखेंगे तो क्या होता है, खान पान और सामाजिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि दूसरे लोगों के साथ खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस जाति के लोगों के साथ खाना खाएंगे तो समाज में हमारा मान सम्मान घट जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जाति भारतीय समाज की एक प्रमुख विशिष्टताओं में आती है और 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियां जाति की पाई जाती हैं। जाति शब्द का प्रयोग हम दो अर्थों में कर सकते हैं, कभी कभी तो वर्ण के रूप में करते हैं और कभी कभी जाति के अर्थ में भी करते हैं। वर्ण से कार्य विभाजन के आधार पर कर लेते हैं और भारतीय समाज के 4 भागों और अथवा वर्णों का से हमें पता चलता है। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे हमारे 4 वर्णों में आते हैं। मुस्लिमों में शेख, सैयद, मुगल और पठान आ जाते हैं। और इसके अलावा मुस्लिमों में आपको तेली, दर्जी, धोबी ऐसी जातियां भी मिल जाती हैं। ऐसे ही ईसाइयों के बीच जाति व्यवस्था की भावना एक सीमा तक देखी जाती है। भारत में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन करके लोग ईसाई बने हैं। सिखों में भी अनेक जाति आ जाती हैं, जैसे जाट सिख, मजहबी सिख, इस तरह। लेकिन फिर भी क्या है, भारतीय समाज में पारंपरिक एकता और एकीकरण को परस्पर कैसे देखा जाता है, परंपरा के रूप में देखा जाता है। और इनकी सेवाएं भी बांट दी गई हैं कि ब्राह्मण है तो आप ये करोगे, मुस्लिम है तो आप ये करोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके परिणाम देख लेते हैं कि इसके परिणाम क्या हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है राष्ट्रीयता में बाधक। राष्ट्रीयता में बाधक कैसे, कि जब हम अपनी ही जाति के लोगों से
मतलब रखेंगे, अपनी जाति के लोगों के विकास के बारे में सोचेंगे, तो राष्ट्रीयता में बाधक होगा ही। राष्ट्र तो बहुत पीछे रह जाएगा और राष्ट्र के बारे में हम नहीं सोचेंगे, तो इसका ये एक बहुत बुरा परिणाम होता है। नैतिकता का पतन होता है, यानी कि अगर कहीं पर दूसरी जाति के लोग अगर बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, जो उच्च जाति के लोगों के बच्चे होंगे वे क्या करेंगे, उनका मान सम्मान नहीं करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, नैतिकता का पतन होगा। सामाजिक प्रेम भाव में भी बाधक होती है, यानी कि छोटे और बड़ों के बीच सम्मान न देखकर ये देखा जाता है कि ये भले ही कितना बुजुर्ग हो, कितना भी अनुभवी हो, लेकिन ये क्या करेगा, ये दूसरी जाति का है और हम इसका अभिवादन करेंगे या इसका मान सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान कम हो जाएगा। तो इसलिए सामाजिक प्रेम भाव में भी ये बाधक होती है। देश की उन्नति में भी बाधक होती है। अपने समूह और लोगों तक ही सबकी भावना सीमित हो जाती है कि अपने समूह और लोगों के विकास के लिए ही कार्य करना है, तो देश की उन्नति में भी बाधक होती है। प्रजातंत्र के लिए भी खतरा है कि लोगों में अगर ऐसे ही भावना बढ़ती रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा, उनका विकास नहीं होगा, वे इन्हीं सभी चीज़ों में उलझ कर रह जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इन सारी समस्याओं से कैसे निपटें, जातिवाद को रोकने के क्या उपाय करें। शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। अगर शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे तो सभी समान रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे और उनकी बुद्धि का विकास होगा, जिससे क्या होगा, वे अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और सभी को समान दृष्टि से देखेंगे। अन्य जातियों में विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे जातिवाद की भावना का अंत हो। सामाजिक रूप से प्रयास करें। गांव में अगर हैं तो छोटे छोटे नाटक और कुछ प्रथाओं के माध्यम से, या फिर कहीं कहीं पर चौपाल लगाई जाती है, पंचायतें की जाती हैं, तो इस तरह सामाजिक प्रयास भी किए जाने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में समान अवसर मिलने चाहिए। अगर समान अवसर मिलेंगे तो लोगों की मन से जातिवाद की भावना निकल जाएगी। गोष्ठी कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलानी चाहिए। छोटे छोटे कार्यक्रम करने चाहिए जिनसे लोग जागरूक हों और जातिवाद की भावना से बाहर निकले। जाति आधारित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगे, जैसे कि बहुत सी जाति के लोग अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें ही सम्मानित करते हैं, उनके बच्चों को सम्मानित करते हैं, अपने लोगों का इतिहास बताते हैं। अगर सब ऐसा करेंगे तो जातिवाद की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इसे रोकना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही स्पष्ट दृष्टिकोण भी इसका एक प्रमुख कारण है। जब अस्पष्ट दृष्टिकोण होगा तो क्या होगा, हम साफ नज़रिए से, अच्छे नज़रिए से डेवलपमेंट नहीं देख पाएंगे, विकास नहीं देख पाएंगे, और हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तो हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे तो हम अगली पीढ़ी को भी अच्छा नहीं बना सकते। तो हमारा जो अस्पष्ट दृष्टिकोण होता है वह भी जातिवाद की भावना को बढ़ावा देता है, जबकि हमारा इससे बाहर निकलना आवश्यक है। ऐसे ही राजनेताओं को उचित प्रयास करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वोट बैंक का चक्कर है, या फिर अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे, या फिर लुभावने विज्ञापन दे, या फिर सामान बांटे। तो इससे क्या होता है, जातिवाद की भावना प्रबल होती है और देश का विकास रुक जाता है। तो इसलिए राजनेताओं को चाहिए कि अच्छे प्रयास करें, लोगों को अच्छी शिक्षा दे, उनका मार्गदर्शन करे। वही एक अच्छा नेता होता है जो लोगों को जातिवाद की भावना से निकालकर राष्ट्र हित के बारे में सोचे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।